नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। भारत अमेरिका संबंधों को लेकर पीएम मोदी और ट्रंप की सकारात्मक बातचीत। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत की स्थिति स्पष्ट। राजधानी लखनऊ में मुंशी पुलिया और खुर्रमनगर फ्लाईओवर का हुआ लोकार्पण। सीएम योगी ने किया उद्घाटन, साथ में नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह रहे मौजूद। आप नेता आतिशी ने एक बार फिर भाजपा पर बोला हमला का। चुनाव में किए अपने वादे पूरे नहीं करेगी बीजेपी, ठीक रहा आप पर फोड़ा जाएगा। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा महाकुंभ मेले में घाटा खाकर बैठे दुकानदारों को राशि लौटाना सरकार की जिम्मेदारी। सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ एफआईआर। महाकुंभ पर बोला था विवादित बयान, कहा था महाकुंभ में पाप धुल जाएगा तो बैकुंठ हाउसफुल हो जाएगा। और कन्नौज में इत्र व्यापारी पर आईटी की छापेमारी जारी। करीब 52 घंटे से चल रही पड़ताल। चंद्रवली एंड सन्स पर रेड। एक भाई सपा में तो 2 भाइयों के भाजपा से संबंध। खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान ट्रेड से लेकर टैरिफ, टेररिज्म, युद्ध और पर्सनल केमिस्ट्री तक पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि दोनों नेताओं से मुलाकात के बाद दिए गए एक बयान में पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने का मुद्दा भी शामिल था। पाकिस्तान दोनों देशों के इस संयुक्त बयान पर तिलमिला उठा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफाकत अली खान ने इस बयान को एक तरफा बताया। शफाकत अली खान ने कहा कि अमेरिका और भारत का बयान न सिर्फ एक तरफा बल्कि भ्रामक भी है और राजनयिक मानदंडों के खिलाफ भी है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। फरीदाबाद में 38वें सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में मीडिया सेंटर के पास इस बार गोवा पवेलियन में भी मेला दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस पवेलियन में गोवा का हैंडीक्राफ्ट और गोवा की संस्कृति को विस्तार से दर्शाया गया, जिसे दर्शक खूब पसंद भी कर रहे हैं। गोवा पवेलियन के टूरिज्म अधिकारी ने बताया कि उनके साथ करीब 15 क्राफ्ट मैन हाथ से निर्मित वस्तुओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। वहीं लगभग इतने ही कलाकार यहां मंच पर गोवा की संस्कृति पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी मेला दर्शन उनके पवेलियन में आ रहे हैं, दर्शक आ रहे हैं, वह उनका स्वागत कर रहे हैं। सूरजकुंड मेला अपने चरम पर पहुंच चुका है और लगातार आए दिन मेला दर्शकों की भीड़ मेला में बढ़ती जा रही है। मेला प्रांगण में जो देश विदेश के कलाकार अपनी कला दिखा रहे हैं, वहीं विभिन्न राज्यों और देश के लोक कलाकार अपनी संस्कृति भी पेश कर रहे हैं। ऐसे में इस बार गोवा पवेलियन में लगभग 1.5 दर्जन क्राफ्ट पर्सन हाथ से निर्मित गोवा का क्राफ्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर क्राफ्ट वेस्ट मटेरियल से तैयार किए गए हैं, जिसे लोग फेंक देते हैं। इस साल हम लोग सूरज हमारी गोवा गवर्नमेंट की तरफ से और जो गोवा की संस्कृति है वो हमने आर्ट, जो हमारा थिएटर्स है वो आर्टिस्ट है वो परफॉर्म करते हैं और हम लोग 13-15 लोग हमारे हैंडीक्राफ्ट वाले भी लोग पार्टिसिपेट हुए हैं। वो सब अपना प्रदर्शन करते हुए इसमें उन लोगों ने सब अच्छा
पे किया है, जबरदस्त गोवा का ब्रांडिंग किया हुआ है। और ये हमारा गोवा का स्टॉल है और आप उसमें से सब गोवा आप लोग वेलकम करते हैं गोवा में। तो यहाँ पे सूरजकुंड मेले में मैं पहली बार आई हूँ और अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है मुझे। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्लावर्स लेके आई हूँ। बेसिकली हम लोग ये फ्लावर्स हाथ से बनाते हैं। जो वेस्ट होता है प्लांटेशन, जैसे भुट्टा हो गया, भुट्टा खा के हम फेंकते हैं, उनके लीव्स से हम लोग ये फ्लावर्स बनाते हैं। दूसरा जो है पाम ऑयल, जो हम तेल खाते हैं, उनके पत्तियों से ये फ्लावर बनाते हैं। अगली अहम खबर का रुख करेंगे। खबर सिरसा से है, जहां इलाहाबाद की अहम खबर, जहां हरनी खुर्द ग्राम पंचायत में सरपंच गुरमुख सिंह के नेतृत्व में ग्राम पंचायत में करोड़ों के विकास कार्य करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि सरपंच गुरमुख सिंह के मिलनसार व कर्तव्यनिष्ठ नेतृत्व के कारण ग्राम पंचायत हरनी खुर्द ग्राम विकास के मामले में अग्रणी है। सरपंच की अगुवाई में ग्राम पंचायत विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। तो करोड़ों के बजट से बहेंगी विकास की गंगा। हरनी खुद ग्राम पंचायत पे हो गए विकास के काम। करोड़ों के बजट से बहेगी विकास की गंगा। तो शीर्षक से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, हरनी करोड़ों के बजट से बहेगी विकास की गंगा। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। शाहजहांपुर से अगली अहम खबर है, जहां चाइना मांझे से कटी सिपाही की गर्दन। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आरबी 1377 पर तैनात कांस्टेबल जय कुमार की गर्दन कटी है। घायल हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। रोज आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज में सिपाही को भर्ती कराया गया है। रोजा थाने में पीआरबी 1377 पर तैनात है सिपाही जय कुमार। तो लोधी पुल के पास आते समय ये गर्दन कटी है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लोधी पुल के पास ये दुर्घटना हुई जिसमें चाइनीज मांझे के चपेट में आकर सिपाही की गर्दन कटी है। लोधी पुल के पास आते समय ये गर्दन कटी है। शाहजहांपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे, चाइनीज मांझे से कटी है सिपाही की गर्दन। और अगली अहम खबर बलिया से, जहां दोनों भ्रष्ट लेखपालों को निलंबित किया गया। आमरण अनशन पर बैठे आईएएस समाज सेवी संजीव गिरी, डीएम प्रवीण लक्ष्यकार ने मामले का संज्ञान लिया है। लाल साहब और संजय चौरसिया को किया गया निलंबित। महिला से दुर्घटना कृषि बीमा बनाने के नाम पर लिए थे पैसे। संजीव गिरी को लेखपालों के हुजूम ने दौड़ाकर पीटा था। तहसील पर समाजसेवी संजीव की जमकर पिटाई की गई थी। रसड़ा तहसील पर 4 दिन से आमरण अनशन पर बैठे थे। तो महिला से दुर्घटना कृषि बीमा बनाने के नाम पर पैसे लिए थे। दोनों भ्रष्ट लेखपालों पर कार्रवाई हुई है। उसमें संजय गिरी थे, उनसे विवाद हुआ था कुछ लेखपालों से एक पत्रावली को लेके, दुर्घटना की पत्रावली थी। फिर विवाद चला तो फिर उसमें वो धरने पर बैठ गए थे। परसों मैं भी गया था वहाँ पर। उसमें अब सीमा सिंह की जो पत्रावली थी कि उस दुर्घटना की जिले पर भेज दी गई है संस्तुति सहित। और उसमें जो लेखपाल जो दोषी पाए गए थे प्रारंभिक जाँच में, उनको एसडीएम रसड़ा के द्वारा लाल साहब और संजय चौरसिया को निलंबित कर दिया गया है। अब धरना समाप्त हो गया है और जो धरने पर बैठे थे उनका मेडिकल चेकअप के लिए निर्देशित भी कर दिया गया है। सभी लोग संतुष्ट हैं, कोई विवाद नहीं है।
अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। हरदोई में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आपको बता दें युवक युवती को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। कंपनी गार्डन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों को पुलिस को सौंपा है। हरदोई शहर कोतवाली के कंपनी गार्डन का यह पूरा मामला है। तो हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा है। कंपनी गार्डन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा है। जो अंग्रेजों के द्वारा हिंदू समाज के प्रति क्रूरता का जो दिवस बनाया गया, हम लोग आज काला दिवस के अनुसार हम लोग मनाते हैं। उस पर हम लोग सामाजिक स्थलों पर जो अभद्रता समाज के द्वारा फैलाई जाती है, उसको हम लोग सफाई के निमित्त यानी कि समझा करके ये गंदी बात है, इसको नहीं करना चाहिए। इसी क्रम में अपने कंपनी गार्डन में 2 लड़का और एक लड़की, एक जो कि लड़का का नाम आसिफ है और लड़की हिंदू समाज से ताल्लुक रखती है, ऐसी अगले अहम खबर का रुख करेंगे। बरेली पहुंचे प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर। आपको बता दें बीजेपी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। विभागीय अधिकारियों के साथ मंत्री जेपीएस राठौर ने बैठक की है। तो बीजेपी जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। तो मंत्री जेपीएस राठौर बरेली पहुंचे हैं। पार्टी पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। विभागीय अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। बरेली पहुंचे प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर। तो बीजेपी के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है मंत्री जेपीएस राठौर ने। और अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से, जहां 1 लाख का इनामी नीरज यादव उर्फ मोनू गिरफ्तार हुआ है। जनपद जौनपुर से एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है। प्रमोद नाम के युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। इसके द्वारा व्यापारी चंद्र गुप्ता से 50 लाख की फिरौती मांगी थी। मामले में आरोपी नीरज यादव लगातार फरार चल रहा था। मुंबई में शरण लिया हुआ था। यूपी लौटने पर जौनपुर से एसटीएफ ने अरेस्ट किया है। बीते साल मार्च महीने से फरार चल रहा था। बीते साल मार्च महीने से फरार चल रहा था। तो लखनऊ से अहम खबर, 1 लाख का इनामी नीरज यादव उर्फ मोनू अरेस्ट हुआ है। जनपद जौनपुर से एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है। प्रमोद नाम के युवक की गोली मारकर हत्या की थी। इसके अलावा व्यापारी चंद्र गुप्ता से 50 लाख की फिरौती भी मांगी थी। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कन्नौज से अगली अहम खबर है, जहां जिला जेल में बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। परिजनों ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाया है, प्रताड़ना का आरोप लगा है। मृतक सूरज की मां आज ही मुलाकात कर वापस गई थी। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के प्रतापपुर का रहने वाला था। गुरसहायगंज कोतवाली के जिला कारागार अनोगी का यह पूरा मामला है। तो कारागार अनोगी में बंदी की मौत का मामला, परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। मृतक सूरज की मां आज ही मुलाकात कर वापस आई थी। उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में 4 लेन के 2 प्रमुख फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इसमें 270 करोड़ रुपए की लागत से बना इंदिरा
नगर सेक्टर 25 से खुर्रम नगर कल्याणपुर फ्लाईओवर और 170 करोड़ की लागत से बना पॉलिटेक्निक से मुंशी पुलिया चौराहा फ्लाईओवर शामिल है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कुल 588 करोड़ रुपए की 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार द्वारा लखनऊ को न केवल एरो सिटी बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हो रहा है। राज्य के हर नागरिक को बेहतर बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बनकर तैयार है। आपको बता दें, जहां जुलाई से पहला सेशन शुरू हो जाएगा। यह अपने आप में यूपी की पहली एआई तकनीकी से बनी हुई यूनिवर्सिटी है, जहां सभी तरह की शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता के बारे में बताया जाएगा। भविष्य में एआई सिर्फ लोगों के लिए जरूरत ही नहीं रहेगी बल्कि अनिवार्य भी बनेगी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू ने कहा कि भविष्य में एआई को ध्यान में रखते हुए इस पूरी यूनिवर्सिटी का खाका तैयार किया गया है। खास बात तो यह है कि यूनिवर्सिटी सरकार और उद्योगपतियों के बीच का माध्यम भी बनेगी। लखनऊ के अंदर आदरणीय सतनाम सिंह जी सिद्धू जिनकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बिहार पे एआई सिनर्जी कॉन्क्लेव आज हुआ है। निश्चित रूप से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इन्होंने इंडस्ट्री के लोगों को, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, स्टूडेंट्स को और एजुकेशन को ऐसे में लाके कॉन्क्लेव इनका है। और मुझे आकर के बहुत पसंद है कि सिद्धू साहब ने एक बड़ा ऑफर, बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री के लोगों को भी दी है, एजुकेशन के लोगों को भी दिया है। आपस में डिस्कशन होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं एआई की कॉन्क्लेव में जाकर के पूरी दुनिया को संदेश देने का काम किया कि ग्लोबल लेवल पे आज एआई की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एआई दुनिया के लिए आज बहुत बड़ी आगे बढ़ने के लिए है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, रोजगार के भी अवसर हैं। और प्रधानमंत्री ने स्वयं अपनी जो बजट है उसके अंदर 500 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ रुपये तक का बजट इस बार बढ़ा करके ये संदेश देने का काम किया है कि एआई के लिए जो भी करना पड़ेगा उसको हम करेंगे। और सरकार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी आदरणीय प्रधानमंत्री देश के अंदर स्थापित करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी आज स्थापित करना चाहते हैं। उसके अंदर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का भी योगदान होगा, एआई का भी योगदान होगा। और जितनी कॉन्क्लेव में सब लोग आए हैं मिलकर के एक शानदार, यानी बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, वो आज अवेयर कैसे हों और एआई का सही से सदुपयोग करके देश आगे बढ़े, इस संकल्प के साथ यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, होगा। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। कि कुछ दिन पहले ही फ्रांस में जो ग्लोबल एआई समिट हुआ है उसमें भारत को चेयर था और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पे ग्लोबल लीडर्स के बीच में जब बोले हैं तो वहाँ पे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का ये कहना कि जो मोदी जी का विज़न है हम उसको फॉलो करेंगे और उन्होंने कहा है कि सभी उसको फॉलो करेंगे, यही बात सही कही है उन्होंने। तो वो हमारे लिए गर्व की बात है। और बधाई इस बात की भी है कि अगले साल जो ग्लोबल एआई समिट होगा वो इंडिया में होने जा रहा है और भारत के पास उसकी प्रेसिडेंसी आई है। तो अगले साल ग्लोबल एआई समिट की प्रेसिडेंसी भारत को मिलना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एआई जो है वो फ्यूचर है। एआई ने ज़िंदगी में बहुत बड़ी एक तब्दीली लेके आनी है। एआई ने हमारी ज़िंदगी को आसान भी करना है, स्पीड अप भी करना है, स्केल अप भी करना है। तो मुझे सीधी सी बात ये समझ आ रही है कि आज की डेट में जो एआई में इन्वेस्ट करेगा वही कल को बेस्ट करेगा। चाहे वो हमारा देश है जिसने 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट एआई इंडिया एआई मिशन के लिए की है, और चाहे उत्तर प्रदेश से यहाँ 1,000 करोड़ से एआई हब बनाने का जो फैसला लिया है योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, और 40 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो इंडस्ट्री में पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश में आई है, तो वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको स्पीड अप स्केल अप करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है। रुक रहेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर में नया शहर बसाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। न्यू कानपुर सिटी योजना के प्रारंभिक लेआउट को मंजूरी दे दी गई है। वहीं इस योजना के लिए समय सीमा को भी तय किया गया है। न्यू कानपुर सिटी में आपको बता दें, जमीन को विकसित करने के साथ ही अलॉटमेंट तक की टाइमलाइन तय कर दी गई है। वहीं कानपुर में पहली बार लैंड पूलिंग योजना की
शुरुआत हो गई है, जिसके चलते जिस जमीन का अधिग्रहण होगा उसमें से 25% जमीन विकसित करने के बाद जमीन मालिक को दी जाएगी। वहीं बोर्ड बैठक के दौरान कई जमीनों के लैंड यूज को चेंज खाने की मंजूरी दे दी गई है। कानपुर विकास प्राधिकरण की 142वीं बोर्ड बैठक में 18 प्रस्ताव रखे गए हैं। मंडलायुक्त के विजयन पांड्यन की अध्यक्षता में शुरू हुई इस बोर्ड बैठक में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, नगर आयुक्त सुधीर कुमार, केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गबराल सहित केडीए सचिव और आला अधिकारी इस दौरान शामिल रहे। 18 प्रस्तावों में कुछ प्रस्तावों को संशोधित कर अगली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा, तो वहीं कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। साथ ही कुछ प्रस्ताव ऐसे भी रहे हैं जिन्हें उपाध्यक्ष की सहमति से लागू किया जाएगा। महत्वपूर्ण कुछ योजनाएं हम लोग फैसला किए हैं। वैसे जो न्यू कानपुर नगर का है, न्यू कानपुर नगर बहुत साल से चल रही थी, उसी का एक तरफ से रूपरेखा दिया है और कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूरी मिल गया है। वो आगे जल्दी से उसको धरातल पे लाएंगे। उसका टाइम फ्रेम के साथ उसको करने के लिए निर्देश दिए हैं यहाँ का कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का। और साथ साथ उससे जुड़ा हुआ बहुत सारे जो मुद्दा है, यानी खासतौर पे वहाँ रोड बनाना है और इंटरनल डेवलपमेंट करना है और बाकी सुविधा के लिए भी क्या क्या करेगा, उसको बहुत गहराई से मंथन हुआ है। जल्दी आपको न्यू कानपुर सिटी देखने के लिए मिलेगा। विकास प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष में रखा गया काफ़ी प्रस्ताव को हमें उसमें मंजूरी मिल गई है, जिसको अभी शासन को प्रेषित किया जाना है। इसी तरह से जो है हाउसिंग स्कीम्स में हमारी जो न्यू कानपुर सिटी है, जिसका लेआउट प्रारंभिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से बोर्ड के द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई। और सिटी में जो लैंड पूलिंग के माध्यम से हम लोग एक प्रस्ताव हमने प्रस्तुत किया था, उसे भी जो है सैद्धांतिक सहमति हमें मिल गई है। और कुछ औद्योगिक भूखंडों के उपयोग के संबंध में कृषि से औद्योगिक भूखंड में परिवर्तन किया जाना था, उसकी सहमति हम लोगों को मिल गई है, जिसे हम शासन प्रेषित कर रहे हैं। अगली खबर कानपुर से है। दिसंबर 2024 में आगरा में आयोजित हुए नेशनल एसीकॉन 2024 कॉन्फ्रेंस में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के 4 पीजी छात्रों ने 8 अवार्ड जीते हैं। डॉक्टर जीडी यादव ने बताया कि पूरे भारत के कॉलेजों से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के पीजी छात्रों की रही है, जिन्होंने नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस में अपना परचम लहराया है। इन विजेता छात्रों में डॉक्टर यामीन राणा, डॉक्टर आंचल अग्रवाल, डॉक्टर अंशिका राजन वर्मा, डॉक्टर आयुषा गुप्ता हैं। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इसमें हमारे पीजी स्टूडेंट्स के नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस एसीकॉन 2024 जो आगरा में आयोजित की गई थी दिसंबर 2024 में, उसमें हमारे 4 पीजी स्टूडेंट ने 8 अवार्ड्स जीते हैं। जो ये परफॉर्मेंस जो हुई है, ये पहली बार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है और यह पूरे इंडिया के सभी कॉलेज से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हुई है, जिसमें 4 पीजी स्टूडेंट्स ने 8 अवार्ड्स बेस्ट रिसर्च पेपर के और पोस्टर के अवार्ड जीते हैं। तो फिलहाल देश के बाद में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां एसएन के पान मसाला समूह और रियल एस्टेट सहित सुपारी, कत्था और सुगंध कारोबार से जुड़े अन्य सप्लायर व करीबियों पर आयकर विभाग की तीसरे दिन भी छापेमारी जारी है। कार्रवाई के दौरान स्वरूप नगर स्थित ग्रुप के मालिक नवीन कुरेले के स्वरूप नगर स्थित आवास ऑफिस और पनकी रनिया स्थित आवासों पर छापेमारी की गई। आपको बता दें, रनिया स्थित फैक्ट्री से 28 से ज्यादा संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। इनकी कीमत करीब 400 करोड़ रुपए आंकी गई है। आपको बता दें कि कानपुर, बरेली, कन्नौज, दिल्ली, मुंबई, नोएडा समेत देश भर के 47 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि बुधवार लगभग सुबह 6:30 बजे से सभी जगह एक साथ हुई कार्रवाई में व्यापक स्तर पर टैक्स चोरी, अरबों की संपत्ति, बोगस कंपनियों समेत तमाम वित्तीय गड़बड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। 100 से अधिक टीमें सभी जगह छानबीन में जुटी हैं। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक कानपुर में एसएनके की पनकी स्थित 2 फैक्ट्री, स्वरूप नगर आवास के अलावा किदवई नगर, तिलक नगर, रतनलाल नगर, पांडु नगर समेत 20 से अधिक ठिकानों पर आयकर की छापेमारी की गई है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की जांच के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी बुलाए गए हैं। एसएनके पान मसाला की नेपाल में भी संपत्तियों का खुलासा हुआ है।
उन्नाव जनपद के तहसील में ग्राम प्रधान अभिषेक गौतम के नेतृत्व में बहुजन महासंघर्ष आंदोलन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। हसनगंज कोतवाली में फर्जी तरीके से मुकदमा लिखने के विरोध में आंदोलन किया गया। जनपद में धारा 189 लागू होने के बाद भी लगभग 500 लोगों ने तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन दिया है। आंदोलन की सूचना पर तहसील परिसर को आने वाले सभी रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता बंद किया गया। पर पुलिस अधीक्षक प्रेमचंद्र, उप जिलाधिकारी हसनगंज रामदेव निषाद, क्षेत्राधिकारी संतोष सिंह, ऋषिकांत मिश्रा सहित 6 थानों की पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। लगभग 40 मिनट की वार्ता के बाद प्रशासन ने 15 दिनों में पुनः जांच करके फर्जी मुकदमे को खत्म करने के आश्वासन पर पूरा आंदोलन समाप्त किया गया। लखनऊ में अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। वजीरगंज पुलिस और साइबर क्राइम सेल ने संयुक्त ऑपरेशन में झारखंड से 3 साथी साइबर ठगों की गिरफ्तारी की है। रियाज आलम, नियाज अंसारी और उल्फत अंसारी व्हाट्सएप पर एपी के फाइल एवं लिंक भेजकर फोन को हैक करते थे। उनके मैसेज को अपने मोबाइल पर फॉरवर्ड कर लोगों के मोबाइल नंबर से लिंक अकाउंट की यूपीआई एवं नेट बैंकिंग लॉगिन कर उनके खातों से रुपए ट्रांसफर करते थे। जालसाज लोगों के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर पीएम आवास योजना और पीएम कुसुम योजना की एपी के फाइल भेजकर मोबाइल हैक करते थे। रुक रही है अगली अहम खबर का। गाजीपुर में सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ सादियाबाद थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला उनके द्वारा महाकुंभ और देश की आर्थिक स्थिति पर दिए गए बयान से जुड़ा है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अंसारी ने मीडिया को लेकर अपना पक्ष रखा। अंसारी ने कहा कि उन्होंने सादियाबाद के मंच से कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए थे। उन्होंने देश के पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग 85वां स्थान, डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत और देश पर 200 लाख करोड़ के कर्ज का मुद्दा उठाया था। साथ ही उन्होंने सरकारी संपत्तियों के निजीकरण और अदानी समूह को दी गई जमीन के मुद्दे पर भी सवाल उठाया था। सांसद ने स्पष्ट किया कि जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की समस्याओं पर सवाल उठाना उनका कर्तव्य है। उन्होंने मीडिया को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि हालांकि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन ये संविधान में दर्ज नहीं है। उन्होंने गोदी मीडिया पर भी सवाल उठाए। अंसारी ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके रास्ते में कोई भी बाधा खड़ी की जाए, वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। पदाधिकारियों का चुनाव हुआ था, महासचिव, उपाध्यक्ष और तमाम सदस्यों का, उन्हीं का शपथ ग्रहण समारोह था। उस शपथ ग्रहण समारोह में क्षेत्र के विधायक बेदीराम जी भी अतिथि के रूप में लिए भाग और हमको भी आमंत्रित किया गया था। तो वहीं उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आया था और सम्मिलित होकर आया। अयोध्या में बाइकर्स गैंग श्रद्धालुओं की जेब पर डाका डाल रहा है। नो व्हीकल जोन होते हुए भी सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिलें चल रही हैं। उदया चौक से टेढ़ी बाजार तक एक श्रद्धालु से 200 से 300 रुपए किराए वसूले जा रहे हैं। रात को इससे 2 गुना किराया वसूला जा रहा है। एक बाइक पर 4 श्रद्धालुओं को बैठाकर श्रद्धालुओं की जान के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। राम मंदिर गेट पर छोड़ने की बात कहकर टेढ़ी बाजार पर उतार दे रहे हैं ये बाइकर्स। रुक रहेंगे अगली अहम खबर का। खबर गोंडा से है, जहां थाना ईटिया थोक क्षेत्र के ग्राम अहरोली ग्राम में जमीनी विवाद को लेकर 13 को राम केवल वर्मा के अर्ध निर्मित पक्के मकान को विपक्षी रामप्रीत वर्मा के घर के 18 लोगों ने धावा बोलकर मकान गिरा दिया और देखते ही देखते लाठी डंडों और लोहे की रॉड से अर्धनिर्मित मकान गिराने के बाद पीड़ित परिवार को जमकर पिटाई भी की। आंखों के सामने अपनी जमा पूंजी से बने हुए मकान को गिरते देख उसका वीडियो बना रहे थे।
वीडियो बनाते देख भी विपक्षियों के हौसले इस कदर हावी थे कि वह लगातार 1 दर्जन से अधिक लोग धावा बोलकर घर ढहा रहे थे। पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एटिया थोक थाने की पुलिस तहरीर और वायरल वीडियो के आधार पर जांच और कार्रवाई करने की बात कह रही है। अगली खबर जनपद बागपत से है, जहां आपको बता दें सरूरपुर कला की ग्राम प्रधान जगबीर सिंह पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। मनरेगा, गौशाला, हैंडपंप, बोरिंग में घोटाला करने का ग्राम प्रधान पर आरोप लगा है। सरूरपुर कला के समाजसेवी राजेंद्र कुमार ने ग्राम पंचायत सरूरपुर कला में हो रहे घोटाले की शिकायत की थी। शिकायत पर लखनऊ से ज्वाइंट कमिश्नर की टीम जांच करने के लिए गांव में पहुंची। ज्वाइंट कमिश्नर और कोतवाली पुलिस के सामने दबंग प्रधान के गुर्गों ने शिकायतकर्ता को धमकाया और मारपीट पर उतारू हो गए। बागपत विकास खंड के सरूरपुर कला में लखनऊ से आई टीम जांच कर रही है। खबर जनपद बहराइच से है, जहां बलरामपुर जिला निवासी कुछ बच्चों ने गुरुवार दोपहर में पेड़ में लगे जहरीला बीज खा लिया, जिससे सभी की हालत गंभीर हो गई। सभी को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर किया गया। बलरामपुर जिले के तुलसीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बिशुनपुर खैरहनिया में गुरुवार को गांव के लोग ईंट पाथने का काम करते थे, जबकि उनके बच्चे वहीं पर खेल रहे थे। खेलते समय सुबह 11 से 12 बजे के बीच बच्चों ने पर्वतिया का बीज खा लिया, जिससे सभी बच्चों की हालत बिगड़ गई। सभी को उल्टी और दस्त की शिकायत हो गई, जिस पर सभी बच्चों को जिला अस्पताल बलरामपुर में भर्ती कराया गया। शाम 6 बजे के आसपास सभी की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया गया। इनमें एक घर के लड़के सत्यम, अंकुश और गंगाराम, ननकन के बेटे विशाल जो 10 वर्षीय, बिक्की, अंशु और राजवीर समेत 12 बच्चे भर्ती कराए गए। खबर बुलंदशहर से है, जहां पहासू थाना क्षेत्र के ग्राम नगला घनश्याम में आबादी की जमीन पर दबंग जबरन कब्जा कर रहे हैं। दबंगों का जबरन कब्जा किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दबंगों ने गरीब परिवार की जबरन दीवार को गिराया। दीवार को गिराने का वीडियो भी वायरल हुआ है। एक गरीब परिवार करीब 40 वर्षों से वहां पर रह रहा था। दबंग के द्वारा दीवार गिराने और गरीब परिवार के लोगों के साथ मारपीट करने का भी वीडियो सामने आया है। पीड़ित परिवार ने पहासू थाना पुलिस पर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। दबंगों के साथ पुलिस पर मिली भगत होने की भी बात कही है। पीड़ित ने दबंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया। पहासू थाना पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। दबंगई से परेशान पीड़ित परिवार ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। अलीगढ़ में एक जिंदा बुजुर्ग को वृद्धावस्था पेंशन सत्यापन के दौरान सरकारी सिस्टम में बैठे कर्मी द्वारा मृत दर्शाए जाने का हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां बुजुर्ग व्यक्ति भगवंत सिंह की पिछले वर्ष मई माह में अचानक वृद्धावस्था पेंशन बंद हो गई। उन्होंने ऑनलाइन इसका कारण जानना चाहा तो उन्हें प्रिंट मिलने पर पता चला कि पेंशन सत्यापन के दौरान लिख दिया गया है कि भगवंत सिंह की मृत्यु हो चुकी है। यहां सत्यापन करने वाले कर्मी की एक गलती ने जिंदा भगवंत सिंह को दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया, जिसके चलते उनकी वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी गई। इसके बाद वह पिछले 8 महीनों से तहसील दिवस, ब्लॉक व विकास भवन के चक्कर काट रहे हैं और अधिकारियों को बता रहे हैं कि वह जिंदा हैं, जिसके चलते उनकी पेंशन शुरू कर दी जाए। लेकिन अधिकारियों के कार्यालय के लगातार चक्कर काटने के बावजूद कोई सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं कि वह जिंदा है। हमने प्रिंट निकलवाया तो उसमें 22/6/24 में मृतक दिखा दिए, पेंशन रोक दी। तो मृतक आपने किसी से नहीं कही कि आप तो जिंदा और मृतक कैसे दिखा दिए? ब्लॉक में कही, लेकिन ब्लॉक वालों ने कौन ने दिखाए कैसे, अलीगढ़ भेजे, 2 चक्कर अलीगढ़ लगाया, यहाँ ब्लॉक के कई लगा दिए। फिर तहसील दिवस में भी दिया तो तहसील दिवस में वही ब्लॉक वाले मिले, उन्होंने कहा अरे वहाँ क्यों गए थे तुम, हमने कर दिया काम, ये कर दिया, मैं कुछ नहीं हुआ।
अगली खबर रायबरेली से है, जहां जिले के खीरो थाना क्षेत्र के बसीगवा मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। सरकार और जिला प्रशासन के सहयोग से 328 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति रिवाज के साथ, वहीं एक जोड़े का निकाह संपन्न कराया गया। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने नवविवाहित जोड़ों को उपहार व आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में जिला अधिकारी हर्षिदा माथुर, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशबीर सिंह, समाज कल्याण अधिकारी सृष्टि अवस्थी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों को जो अभाव में हैं, अपना शादी समारोह का आयोजन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए व्यवस्था की है कि हम सामूहिक विवाह करेंगे और सामूहिक विवाह में जो आवश्यक धनराशि है उनके खाते में भी दी जाएगी और नगद और उसके साथ कुछ सामान भी दिया जाएगा जो आवश्यक है। वो शादी समारोह में आज की तारीख में 325 लोगों का यहाँ पर विवाह हो रहा है। अगली अहम खबर झांसी से, जहां करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने वाला अजय भार्गव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि नवाबाद पुलिस ने LIC हाउसिंग लोन एजेंट अजय भार्गव को गिरफ्तार किया। अजय के खिलाफ कई लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी। उनसे LIC के नाम पर चेक लेकर अजय भार्गव ने उसे अपने निजी खाते में भुगतान कराया। मामला करोड़ों रुपए का बताया जा रहा है। अजय भार्गव जो LIC एजेंट थे, वो लोगों की किस्त जमा करने के नाम पर और अन्य उनको लाभ पहुंचाने के नाम पर, जैसे हाउस लोन में उनको 2% का ब्याज माफ़ कराने के नाम पर कई लोगों से पैसा इन्होंने ले रखा है और उसको LIC में जमा नहीं किया है, वो स्वयं के यूज में इन्होंने लिया है। इस संबंध में शिकायतें आई थी। इसके संबंध में FIR थाना नवाबाद में पंजीकृत करते हुए इनको जेल भेजा गया है। अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र के सोमना सीमेंट फैक्ट्री के निकट अज्ञात वाहन ने बाइक सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार व्यक्ति के मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गांव गोरोठ निवासी 48 वर्षीय बदन सिंह किसान थे, खेती बाड़ी किया करते थे। बदन सिंह गुरुवार शाम अपने गांव से गभाना मार्केट गए हुए थे। गभाना जाते समय सीमेंट फैक्ट्री के निकट पहुंचते ही अचानक उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद शुक्रवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। एटा प्रशासन के द्वारा आर्थिक तंगी से जूझ रहे नाबालिग बच्चों को जमीन का पट्टा देने के बाद जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। आर्थिक तंगी से जूझ रही महिला की आत्महत्या करने के बाद प्रशासन ने 6 बीघा जमीन का पट्टा किया था, लेकिन प्रशासन के द्वारा पट्टा देने के बाद जमीनी स्तर पर जमीन दबंगों के हाथों में है। प्रशासनिक अधिकारियों ने मृत महिला के बच्चों की मदद के लिए पट्टा आवंटित किया था। पीड़ित बच्चों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा दी गई भूमि का पट्टा नगला गुलरिया के पास के गांव का है, वहां दिया जा रहा है, जो कि खेती योग्य भूमि नहीं है। पीड़ित परिवार ADM कार्यालय पहुंचा और आवंटित पट्टे पर कब्जा दिलाने की गुहार लगाई। पूरा मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के नगला पवल का है। अगली खबर जनपद आगरा से, जहां आगरा मंडल युवा अधिवक्ता संघ ने पुलवामा में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों की 6वीं पुण्यतिथि पर पुलवामा में हुए शहीदों को याद किया गया है। आगरा मंडल युवा अधिवक्ता संघ ने सभी अधिवक्ताओं ने भारत माता की प्रतिमा पर देश के वीर शहीद अमर रहे के नारे भी लगाए। दीवानी चौराहा स्थित भारत माता की प्रतिमा पर मंडल युवा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष नितिन वर्मा के नेतृत्व में शहीदों का श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। साल 2019 में हुए पुलवामा अटैक में शहीद 40 जवानों को आज पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। उन जवानों में शहीद कौशल रावत भी थे, जो कि आगरा के रहने वाले थे। शहीद होने के बाद उनकी प्रतिमा
अनावरण के लिए राह देख रही है। आज शहीद कौशल रावत की प्रतिमा का अनावरण उनके पैतृक गांव में किया गया। सांसद राजकुमार चाहर ने शहीद कौशल रावत को श्रद्धांजलि देकर मूर्ति का अनावरण किया। चौदह फरवरी 2019 को जम्मू और श्रीनगर के मध्य में सीआरपीएफ के जो जवानों को लेकर वाहन जा रहे थे, उन पर अटैक किया गया और 40 से अधिक हमारे जवान उसमें शहीद हुए। आगरा से और कहरई से श्री कौशल रावत जी भी उसमें शहीद हुए। तो आज पुलवामा की जो बरसी है अटैक की, उस पर आज मूर्ति का अनावरण, शहीद कौशल रावत जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और शहीदों को आज याद किया है। तो आज मूर्ति के अनावरण के अवसर पर मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। खबर कालाढूंगी से, जहां एक तरफ 14 फरवरी को पुलवामा हमले की 6ठी बरसी के मौके पर पूरा देश शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है, वहीं कालाढूंगी में युवाओं ने सामाजिक कार्यकर्ता मयंक गुप्ता के नेतृत्व में शहीद उधम सिंह पार्क में पुलवामा के शहीदों को याद करते हुए कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता मयंक गुप्ता ने कहा कि देश के युवाओं को पुलवामा के शहीदों को हर वर्ष याद कर श्रद्धांजलि देनी चाहिए। वो शहीदों से देश प्रेम की प्रेरणा लेनी चाहिए। मयंक ने कहा कि देश की रक्षा के लिए देश के वीर जवान हमेशा बॉर्डर पर निगरानी रखकर देश की रक्षा करते हैं, तभी हम निश्चिंत होकर घरों में सो पाते हैं। आ, 14 फरवरी 2019 में हमारे जो वीर देश के शहीद पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे, उनको हमने आज याद करते हुए कालाढूंगी उधम सिंह पार्क में कैंडल जलाकर सभी हमारे कालाढूंगी के युवाओं ने उनको याद किया और साथ ही एक समाज को संदेश दिया कि 14 फरवरी के दिन हम आदर्श चीज़ न बनाकर इनको जवानों को अगर हम याद करेंगे तो ये हमारे देश को एक अच्छा संदेश जाएगा। और यही संदेश हम सभी देश के युवाओं को और सम्मानित जनता को देना चाहते हैं, जो आज कालाढूंगी के युवाओं ने मिलकर यहाँ कालाढूंगी शहीद उधम सिंह पार्क में उनको एक याद किया गया। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। 14 फरवरी ब्लैक डे के तौर पे मनाया जा रहा है। जैसे कि सभी को मालूम है, 14 फरवरी को हमारे वीर जवान शहीद हुए थे पुलवामा में। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी क्षेत्र के लोगों ने, युवाओं ने मिलकर यहाँ मोमबत्ती जलाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुद्रपुर के अटरिया रोड पर भाजपा नेता राधेश्याम शर्मा, आपको बता दें राधेश शर्मा ने शराब के नशे में धुत पुलिस लाइन में तैनात एक दारोगा की छोटी सी बात को लेकर पिटाई कर दी। उधर भाजपा नेता ने जैसे ही शराबी दारोगा की पिटाई की, मौके पर मौजूद लोगों ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए दारोगा जी की पिटाई कर दी। उधर पीटने के बाद आक्रोशित दारोगा ने भी भाजपा नेताओं को जमकर गालियां दी। तो वहीं मामला इतने में शांत नहीं हुआ तो दारोगा जी ने अपनी वर्दी उतार दी और मौके पर मौजूद लोगों ने दारोगा के कपड़े फाड़कर उनके साथ लगातार हाथापाई की। दिन दहाड़े घटित हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। उधर इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि प्रारंभिक तौर पर पूरे मामले में देखा जाए तो वर्दी पहने हुए दारोगा के साथ मौके पर मौजूद लोगों ने पहले मारपीट शुरू की, इसलिए इस पूरे मामले में दारोगा के पीटने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा जाएगा।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये आयोजन मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति द्वारा की गई। वहीं समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने बताया कि 18 फरवरी को वो विधानसभा जाएंगे और सरकार को याद दिलाएंगे जो सरकार ने मूल निवास व भू कानून को लेकर वादे किए हैं उनको पूरा किया जाए। जनता ऐसा नहीं है कि जनता सोई हुई है। भाजपा सरकार की याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है और हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि आपने जो 2022 में दृष्टि पत्र तैयार किया था, जो आपने जनता से वायदे किए थे, आप उन वायदों को पूरा कीजिए। आपने किसानों के लिए वायदे किए हैं, युवाओं के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए, एजुकेशन सिस्टम को ढर्रे पर लाने के लिए बहुत सारे वायदे इसमें हैं। तो हम याद दिलाने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप इन वायदों को पूरा कीजिए और हम लोग इस दृष्टि पत्र को लेकर, इसके साथ ही साथ मूल निवास और भू कानून के सवाल को लेकर 18 फरवरी को विधानसभा जाएंगे और सरकार को याद दिलाएंगे जो आपने ये वायदे किए थे उनको पूरा कीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहाँ पर भाजपा ने फ्री बिजली फ्री पानी की बात कही है और दे भी रही है। हम ये कहना चाहते हैं जब दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली और फ्री पानी मिल सकता है तो उत्तराखंड के लोगों को ये सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर देहरादून से, जहां पुलवामा आतंकी हमले की 6वीं वर्षी पर उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने वीर शहीदों को नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सैनिक कल्याण निदेशालय में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उन्होंने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवानों को अपनी ओर से और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कई पूर्व सैनिक व अधिकारीगण लोग मौजूद रहे। मीडिया से रूबरू होते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पुलवामा हमले के बाद भारत ने आतंक के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। पुलवामा हमले की 6वीं जयंती पर ने अपनी ओर से, हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी सरकार की ओर से उन शहीदों को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। उन्होंने आज ही के दिन 2019 को देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज ही के दिन 2019 को हमारे 40 CRPF के जवान छुट्टी काट कर वापस जा रहे थे और पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद ने उन निहत्थे जवानों पर कायराना हमला किया जिसमें उनकी प्राण की आहुति हुई। हालांकि उसका बदला ठीक 12 दिन के बाद इसे सर्जिकल स्ट्राइक कर उनके कैंपों को तहस नहस करके लिया। लेकिन हम हमेशा इस दिन को उन शहीदों को नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं एक बार फिर अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से, हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से श्रद्धा। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।